Hello guys, I welcome you all on The Catalyst and today we will discuss MCQ section and ये मैं इनिशिएटिव खुद ही स्टार्ट कर रहा हूँ है ना फ्रॉम माय साइड कि भाई एज पर योर डिमांड रेगुलरली आई एम गेटिंग द मेल्स और उसमें आप लिख रहे हैं कि सर MCQs के सेक्शन क्योंकि एग्जाम इज़ वेरी नियर सो वी विल डिस्कस मैक्सिमम नंबर ऑफ MCQs सब्जेक्ट वाइज एज वेल एज फॉर करंट अफेयर्स. I would like to cover editorial part separately and this part, current affair part separately so that it should be short videos like 30 minutes videos every lectures. और रेगुलरली आपके बहुत अच्छे मेल आ रहे हैं, बड़ा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है. ये जो क्लास है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, दिस क्लास मे बी वेरी वेरी डिफरेंट. मतलब हो सकता है आपने टेक्निकल शब्द देखे भी ना हो, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उस तरीके से कवर ना कर रहे हो, एनवायरमेंट इकोलॉजी को ना कवर कर रहे हो, तो डेडिकेटेड जब MCQs आएंगे तब आपको ऑटोमेटिकली एक जनरेशन एक मतलब आप में इच्छा जागेगी कि भाई ये टॉपिक भी कवर कर लिया जाए, ये तो कवर किया ही नहीं है ना. कई बार ऐसा ही होता है ना, द मोर यू रीड द लेस यू नो. आपको पता, जितना आप ज्यादा पढ़ते हैं उतना ही आपको लगता है तो कम जानता हूं मैं. कुछ ऐसा ही होने वाला है आज की क्लास में. बहुत सारी चीजों को मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा और जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस क्लास के बाद में आपकी जो भी बुक है, कोई भी रेफरेंस चीज है, आपके मटेरियल्स हैं, एनीथिंग यू आर गोइंग थ्रू, यदि आप देख रहे हैं तो बस आपको लगेगा कि हाँ चीजें थोड़ी सी समझ में आ रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं डॉट क्लासेस में क्लियर थे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. लेट्स कंटिन्यू विद दिस सेशन. और सबसे पहला जो आर्टिकल है, वन सेकेंड, जो सबसे पहला आर्टिकल है, पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, यस, वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है ना. चलिए, तो यहां पर पहला प्रश्न बड़ा ही सिंपल है वैसे तो, और मैं आपको, चूंकि मेरा आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन तो है नहीं कि मतलब कितने समय में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, तो आपका एक ही काम है, जैसे ही क्वेश्चन दिखे एक बार आप पॉज कर लीजिए. हमेशा जब भी मेरी MCQs की राउंड रहे, एक ही सजेशन है, मैं एक ही बार बताऊंगा है ना, शुरुआत में MCQs राउंड में एक बार पॉज कर लीजिए, अपने आंसर लगा लीजिए. ठीक है, लगा लीजिए. तो मैं आपको आंसर बता देता हूं कैसे है. देखिए, कैल्शियम कार्बाइड, देखिए उससे कंफ्यूज मत होना, एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड है ना, यूनियन कार्बाइड. वो तो कंपनी 1984 के अंदर है ना, 1984 में जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो भोपाल में लीक हुई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे, वो यूनियन कार्बाइड कंपनी है. ये कैल्शियम कार्बाइड गैस की बात कर रहे हैं. और यहां पर ये बोला गया है, इट डिकम्पोजेज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं फलों के अंदर, इसको यूज किया जाता है जल्दी से पकाने के लिए, राइपनिंग करने के लिए है ना. आपने देखा होगा आजकल ऐसी प्रकार के फल आ रहे हैं. और क्या इसको फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के तहत बैन कर दिया गया है. तो यहां पर विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि भाई दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं. कैल्शियम कार्बाइड ये आर्टिफिशियल राइपनिंग में, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में, और इसको बोलते हैं, एक तो होता है एसिटिलीन गैस है ना, इथिलीन. इथिलीन जो गैस है वो क्या करेगी, वो फलों को पकाने का काम करती है, तो इसी से वो गैस बनती है. तो देख लीजिए, एसिटिलीन, इसे एसिटिलीन भी बोलते हैं, इथाइलीन भी बोलते हैं, और इसी से ये गैस प्रोड्यूस होती है, और यही दोनों गैसेस आर्टिफिशियली पकाने में मदद करती हैं. अब होता क्या है, ये आजकल हम लोग यूज तो कर रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म बहुत खराब इंपैक्ट होने वाला है बॉडी पे. तो डायरिया मतलब उल्टी वगैरह, ब्लड वीकनेस, बर्निंग सेंसेशन, इंटरनली जो न्यूरॉन्स है वहां बर्निंग सेंसेशन होता है हमें है ना, और चेस्ट, एब्डोमेन, आई डैमेज एटसेट्रा, बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इसके कारण होते हैं. और 1954 में है ना, फासाई तो अभी बना है, फासाई से पहले कौन था भाई, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, 1954 के तहत, इस एक्ट के तहत जो है इसको बैन कर दिया गया है. तो फासाई किसके अंडर में आता है, FSSAI, फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. फासाई का ही सभी जो भी हम लोग प्रोसेस्ड आइटम खा रहे हैं उस पर इसका टैग होता है. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के तहत, बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर. जब भी किसी फल को आर्टिफिशियली पकाया जाता है, जैसे टोमेटो, मैंगो, पपाया इत्यादि को, तो साफ दिखेगा स्टेम जो होता है ना, जो तना है फल का, वो तो क्या रहता है,
है ना, वो तो क्या हो जाता है, ग्रीन ही रहता है, लेकिन फल पीला हो जाता है, उसमें चेंज आ जाता है। इज इट क्लियर? और सीजन से पहले कई बार क्या होता है कि सीजन चल भी नहीं रहा होता, उससे पहले पके हुए फल मिल जाते हैं, है ना, कई बार देखा होगा आपने। और बनानास को तो बहुत जल्दी पका के, ताकि मतलब है ना समय कम लगे और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के चलते समय कम से कम लगे, और है ना, तो उसके लिए वो लोग जल्दी से पकाने की कोशिश करते हैं। और ये सब चीजें नेचुरली नहीं पक के आ रही, सब में आजकल तो ये बैन कर रखा है, ठीक है। और यदि हम इन्हें धोकर खाएंगे, इनके छिलकों को उतार कर खाएंगे, तो बिल्कुल ये जल्दी से, ठीक है। तो बोथ द स्टेटमेंट यहां पर दोनों ही सही हैं। फासाई इसके अंडर आता है, ये सब पॉइंट्स नोट करते चलिए, राइट। और जब भी समय लगे आपको, खाली समय पर, लेजरस टाइम है आपका, एक बार इन चीजों को रिवाइज देख लिया करो, तो सारी चीज परमानेंट चली जाएगी। जब आप किसी भी रेफरेंस चीजों को पढ़ रहे होंगे तो ये चीजें इतना इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी, राइट। तो होल जीनोम सीक्वेंसिंग, पॉज कर लीजिए, बताइए जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है। सो लेट मी गिव यू द आंसर। इट इन्वॉल्व्स द सीक्वेंसिंग ऑफ ओनली एक्सोम which provides instruction for making protein in the body for healthy functioning। बहुत अच्छा पॉइंट है, एक्सप्लेनेशन सुनना बड़े ध्यान से। आपने डीएनए तो सुना होगा, है ना, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, आरएनए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। कोविड-19, एड्स वगैरह में आरएनए होता है, इसलिए उनको रिट्रोवायरस कहते हैं। डीएनए बेस्ड वायरस भी होते हैं, तो वायरसेस में डीएनए आरएनए दोनों भी हो सकता है, और केवल आरएनए जिनमें होता है दे आर नोन एज रिट्रोवायरस, ठीक है। अब डीएनए तो होता ही है, एक होता है जंक डीएनए, ध्यान से सुनते जाना एक एक बार। जंक डीएनए, व्हाट इज इट? डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन के संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और हेल्दी फंक्शन में काम नहीं कर पा रहा है, वो अनावश्यक, अननेसेसरी जो डीएनए का पार्ट है, वो जंक डीएनए। डीएनए के अंदर ये भी रहता है ना। जैसे हमारे शरीर में सभी चीज फंक्शन थोड़ी करती रहती है, जैसे हम लोग बोलते हैं विजडम टूथ, राइट, अपेंडिक्स, है ना, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल, व्हाट डज इट मीन? वेस्टिजियल, वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या है? अनावश्यक अंग, जिनका कोई उपयोगिता नहीं है। तो वैसे ही डीएनए में भी जंक डीएनए होता है, तो बिल्कुल ये बात ध्यान रखना। इट इन्वॉल्व सीक्वेंसिंग ऑफ ओनली एक्सोम विच प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन। तो जो अच्छा डीएनए, हेल्दी डीएनए होता है, वो ये जंक डीएनए को एक और नाम से जानते हैं, बड़ा टेक्निकल चीज चल रही है, नॉन कोडिंग डीएनए। आप सोचिए, आज करोड़ों करोड़ों साल से हम लोग यूनिसेल्यूलर से लेकर फिर जो है कपी, मतलब एप बने, एप से हम लोग ह्यूमन बीइंग बने, तो यहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग की कॉपीइंग चल रही है, कॉपी 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 होते हुए। तो जो ओरिजिनल, जो हेल्दी डीएनए होता है, वो कॉपी करता रहता है, प्रोटीन सिंथेसाइजेशन करता रहता है, और उससे क्या होता है, वो मेमोरी आगे से आगे, आगे से आगे, पीढ़ी दर पीढ़ी हायरार्की में हमारे चलती रहती है, ठीक है। तो ये पॉइंट ओनली एक्सोम में नहीं, ऐसा नहीं है, होल जीनोम सीक्वेंसिंग में जंक डीएनए भी और हेल्दी डीएनए दोनों। टेक्निकल पॉइंट क्लियर। सेकंड, द जीनोम सीक्वेंसिंग फाइंड्स एप्लीकेशन ओनली इन द फील्ड ऑफ क्यूरेटिव मेडिसिन। भाई ये बोल रहा है, क्यूरेटिव का मतलब बचाव करने के फील्ड में ही जीनोम सीक्वेंसिंग का प्रयोग किया जाता है क्या? प्रिवेंटिव, जो पहले से ही बचाने के लिए, कई बार इस प्रकार की डोजेज होती नहीं। जीनोम सीक्वेंस का दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। जीनोम सीक्वेंसिंग का तो बहुत वास्ट डोमेन है, और इसी जीनोम सीक्वेंसिंग को करके हम लोग कोविड-19 के बारे में आगे से आगे चीजों को पता कर रहे हैं कि भाई क्या क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, आगे कौन कौन से वेरिएंट्स आ सकते हैं, है ना, ठीक है, वो सब कर रहे हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट, फर्स्ट वन भी इनकरेक्ट है, क्यों? डीएनए भी और जंक डीएनए भी, है ना, ऐसा नहीं है कि केवल इंस्ट्रक्शन रखने वाला हेल्दी डीएनए। इज इट क्लियर? ये समझ में आई बात? और ये गलत है, क्योंकि प्रिवेंटिव मेडिसिन में भी यूज होता है, क्यूरेटिव में भी होता है। ये सारी बात मैंने आपको समझा दी है, एक बार आप पढ़ लेंगे। और इस तरह के प्रोजेक्ट जो है ना, जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह पे, आपको याद आ रहा होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो 15 साल के लिए स्टार्ट हुआ था, अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। वहां के हेल्थ डिपार्टमेंट और
डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने एक साथ स्टार्ट किया था 1990 में। 15 साल के लिए था, लेकिन इसे 2003 में ही बंद कर दिया था। अपना इसका जो टारगेट था वो इसने कंप्लीट कर लिया था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। चलिए, भारत के अंदर 3 प्रकार की जीनोम परियोजनाएं अभी चल रही हैं, राइट। जीनोम इनिशिएटिव इंडिया, ऐसा कुछ एक तो ये चल रहा है जीनोम इनिशिएटिव इंडिया, एक इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट ये भी चल रहा है, और एक चल रहा है इंडिजेन। 3 प्रकार के जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट भारत में चल रहे हैं। ठीक है, आपको बताना इसके बारे में क्या सही है, तो पॉज करके बताइए। देखिए, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दिस, जो स्टूडेंट पॉज करके और कोशिश कर रहा है कि आंसर वेदर इट इज रॉन्ग, कोशिश कर रहा है, वो एक्चुअल में इस लेक्चर के साथ में ज्यादा जुड़ाव रखे। यदि आपका गलत हुआ तो आप ध्यान से सुनेंगे मेरे वर्ड्स को और वो परमानेंट मेमोरी में जाएंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट, यदि आपका आंसर करेक्ट है तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी और आपको लगेगा इसके बारे में क्यों ना और ज्यादा जान लिया जाए जो मैं आपको बता रहा हूं। दोनों पॉइंट क्लियर है, भले गलत है या सही है, यू विल बी इन विन विन सॉल्यूशन सिचुएशन यदि आप पॉज करके इनका आंसर देंगे। इज इट क्लियर? तो इंडिजेन, देखिए, this project is aims to carrying out whole genome sequencing of the entire population of the country। ये तो हो ही नहीं सकता, भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन का जीनोम सीक्वेंसिंग करवा सकते हैं, नहीं संभव है। केवल 1000 स्पेशल प्रकार, मतलब अलग अलग प्रजाति के, मतलब अलग अलग जो कम्युनिटी के लोग हैं उन पर रिसर्च किया जाएगा, और उससे जो रेयर डिजीज होती हैं, रेयर डिजीज क्या होती है उस पर भी बात करेंगे। अलग अलग प्रकार की जो जेनेटिक डिजीज हैं, और कई बार क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी में ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं होती है, इस तरह का है ना। कुछ में इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, कुछ पर्टिकुलर, है ना। आपने कुछ लोगों के पीढ़ी दर पीढ़ी ये भी देखा होगा कि कुछ परिवार में कभी कुछ नहीं होता, और कुछ लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। यस और नो? फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकेंड बिल्कुल सही है। CSIR इसको इंप्लीमेंट करवा रहा है इंडिजेन को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, राइट। इज इट क्लियर? तो देखिए, यहां पर CSIR इंडिजेन जीनोम प्रोजेक्ट चला रहा है। CSIR की 51 के करीब लैब्स हैं, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी दिल्ली में लोकेटेड है, और CCMB लैब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, CCMB लैब, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये जो है हैदराबाद में है, और यही वो संस्थान है जो फॉरेंसिक जांच होती है ना किसी भी बहुत हाई प्रोफाइल केसेस की, तो ये यहीं जाती हैं। लालजी सिंह जो 2017-18 में एक्सपायर हो गए थे, है ना, 17-18 की बात है, उन्होंने ये लैब, फॉरेंसिक लैब में प्रणेता थे वो, ही वॉज द डोएन। ठीक है। और यहाँ पर मेन उद्देश्य क्या है भाई इंडिजेन का? प्रिडिक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन with faster and efficient diagnosis of rare genetic disease। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ रेयर जेनेटिक डिजीज का, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। बहुत सारे सिंड्रोम है वैसे तो, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये सब कभी मौका लगेगा मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा। एंड वन मोर इज हीमोफीलिया, जिसे रॉयल डिजीज कहते हैं, शाही रोग। कौन जानता है हीमोफीलिया के बारे में, है ना। उसमें खून का थक्का, ब्लड क्लॉट नहीं बनता है। तो इस प्रकार के डिजीजेस जो पर्टिकुलर कम्युनिटी में, उसका प्रेडिक्टिव एंड प्रिवेंटिव तरीके से, और कुछ थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल, 1000 लोगों पर ही ये जीनोम स्ट्रक्चर की सीक्वेंसिंग देखी जाएगी, और इसका ऑब्जेक्टिव है जेनेटिक एपिडेमोलॉजी एंड डेवलप पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन यूजिंग पॉपुलेशन जीनोम डेटा। भारत के लिए आप मेडिसिन डेडिकेटेड बना रहे हैं इंडियन पब्लिक के लिए, तो यहाँ का जीनोमिक स्ट्रक्चर का रिसर्च करना होगा, तभी तो एफिशिएंट जो है क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव मेडिसिन बना पाएंगे। यस और नो? आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए, अभी देखिए, हाई फैट एंड सॉल्ट एंड शुगर, कभी कभी आपको समय लगे तो राज्यसभा टीवी पर बहुत अच्छे साइंस मॉनिटर वगैरह आते हैं, उनको देखिए।
कई बार वहां से क्वेश्चंस उठते हैं, उनको भी मैं कवर करता रहूंगा। तो देखिए ये क्या है, पॉज कर लीजिए, आंसर बताइए। राइट, तो यहां पर आंसर बताता हूं मैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। भाई ये बोल रहा है दे कंटेंट हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन, फाइटोकेमिकल, मिनरल, डाइटरी फाइबर, बट हैव लो अमाउंट ऑफ फैट, सॉल्ट एंड शुगर। नहीं, इनका नाम ही यही है, हाई फैट, सॉल्ट एंड शुगर। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छे के लिए, जबकि ये तो नेगेटिव है। ये नूडल्स जो होते हैं ना, नूडल्स में, बर्गर में, पैटीज में, है ना, जिनमें मैदा है, फ्लोर, पेस्ट्रीज वगैरह, इनमें इनको लंबे समय तक प्रिजर्वेटिव के तौर पे रखने के लिए, खराब ना हो वगैरह, शुगर ज़्यादा, ये जितने भी हम लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, एग्जाम्पल आपको याद ही आ रहा है, राइट, रोनाल्डो का एग्जाम्पल जो है। तो कैन बी सेड फूड हैविंग हाई फैट एंड सॉल्ट, बिल्कुल ये सेकेंड पॉइंट सही है, यही HFSS होता है, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो क्या आंसर हो जाएगा? ओनली बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहां पर क्या हुआ था, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है ना, जो है उसके 2019 के तहत जो कैंटीन वगैरह हैं, अब देखिए बचपन से ही ये लोग इस तरह की चीजें खाना स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशली रिच, है ना, स्पेशली रिच जो है वो, तो उनके कारण ये प्रॉब्लम्स आती है ना, क्योंकि ये लोग कार्बोहाइड्रेट तो खूब खाते हैं, प्रोटीन नहीं खाते, तो प्रोटीन की इनमें एक तरह की कमी रहती है इन बच्चों में, फैट वगैरह पूरा मिलता है, तो है ना। तो ये लोग जो होते हैं ना, जो पुअर और अमीर लोग जो हैं, रिच क्लास, उनके बच्चे शरीर से तो मोटे होते हैं लेकिन दिमाग से मंद बुद्धि होते हैं। क्यों? प्रोटीन जो हमारे शारीरिक और मानसिक, है ना, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए आवश्यक है, प्रोटीन इज नेसेसरी सिंस बर्थ। तो यहां पर इसको बैन कर दिया गया 50 मीटर्स वगैरह के। तो ये HFSS आपको याद रखना है, और ये इट इज अनहेल्थफुल फूड दैट इज हाई इन कैलोरीज फ्रॉम शुगर, फैट, लो लिटिल डाइटरी, न के बराबर डाइटरी फाइबर, और फाइबर तो होना बहुत जरूरी है पाचन के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीगो, लार्ज, बताइए क्या है ये, मैंने फुल फॉर्म बताई तो आंसर ही मिल जाएगा। लीगो इज रिलेटेड टू व्हाट? तो यहां पर आपका आंसर है, आप लगा लीजिए LIGO, लार्ज इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी। 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, इतनी लंबी एक पूरी ऑब्जर्वेटरी बनाई है अमेरिका ने, USA ने, और ब्रह्मांड से लगातार ग्रेविटेशनल वेव्स, आपको पता है ना, ग्रेविटेशनल वेव्स 10 की पावर 39 किलोमीटर दूर तक आती हैं। देखिए इतनी दूरी तक आ सकती हैं। तो कहीं पर यदि कोई दो ब्लैक होल्स टकराए हैं, 2 ब्लैक होल्स कोलाइड्स, इन दैट केस जब 2 ब्लैक होल्स कोलाइड हुए हैं, तो वहां पर ग्रेविटेशनल वेव्स लाखों साल पहले उत्पन्न होती है, जो यहां अर्थ पर आने में समय लगता, उनको ऑब्जर्व करने के लिए लीगो बनाए गए, और इसके बारे में पहली बार अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। तो टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स, लीगो, लार्ज इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, चलिए बी इज द करेक्ट आंसर। कार्टोसेट होते क्या हैं? कार्टोग्राफी क्या होता है तो समझ में आ जाएगा। कार्टोग्राफी, कार्टो का मतलब होता है लैंड, और ग्राफी का मतलब पृथ्वी का अध्ययन। कार्टोग्राफी क्या होता है? पृथ्वी के लिए, या कार्टोग्राफी में हम क्या करते हैं, मानचित्र बनाते हैं एक्चुअल में कार्टोग्राफी में, यस और नो। तो बताइए कार्टोसेट सीरीज के बारे में आप क्या जानते हैं? भारत में इनसैट, वीसैट, है ना, बहुत तरह के सैटेलाइट्स भेजे गए हैं समय समय पर, इनसैट, वीसैट, रिसैट, ओशनसैट, ऐसे कार्टोसेट। तो मैं आपको बता दूं, कार्टोसेट जो होते हैं ना, ये लो अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट क्या होती है, 2000 किलोमीटर के अंडर में, 2000 किलोमीटर। आपको लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में पता है क्या होता है? 2000 किलोमीटर के अंदर, राइट। फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? 2000 किलोमीटर से लेकर जो पृथ्वी से 20,000 किलोमीटर है ये, और
और तीसरा होता है लियो, मियो और जियो, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, आप में से कौन जानता है जीईओ और जीएसओ में क्या अंतर है? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, व्हाट इज द डिफरेंस? बताइए, जीएसओ और जीईओ में क्या अंतर है? तो ये होता है 36,000, लगभग बोलते हैं 36,000, एग्जैक्टली बात करूं तो 35,786 किलोमीटर, राइट, ये है। तो कार्टोसैट 1 इज द फर्स्ट इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इन ऑर्बिट स्टीरियो इमेज। किसकी? ये घूमती कैसे हैं? ये पोल टू पोल घूमती है ऐसे, है ना, ये यहां पर नहीं है। इस तरह से तो हमें ना जियो में सैटेलाइट लगाते हैं, राइट, इस तरह से। तो ये क्या होता है, लगातार पृथ्वी के चक्कर लगाती रहती है और पृथ्वी की इमेजिंग लेती रहती है। तो पहला पॉइंट जो है वो बिल्कुल बिल्कुल सही है, राइट। सेकेंड पॉइंट, PSLV लॉन्च्ड PSLV C47, PSLV C47 आपको पता है ना, भारत का सबसे बढ़िया बेहतरीन लॉन्च व्हीकल कौन सा है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो कार्टोसैट 3 एंड 13 कमर्शियल नैनो सैटेलाइट, ये एक साथ सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पर लोकेटेड है? कौन बताएगा, बताइए। SDSC कहां लोकेटेड है? मैंने आपको बताया था, कौन सी झील के पास में है। दोनों पॉइंट्स यहां पर सही है कार्टोसैट सीरीज के बारे में। कार्टोसैट 2D ये सब भेजे गए हैं समय समय पर, और ये पृथ्वी के अध्ययन, हमारे जो भारत की भूभाग में कौन कौन से मिनरल्स मिल सकते हैं उसके लिए रिसर्च करता है। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट, सी इज द करेक्ट आंसर, राइट, बोथ द स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली करेक्ट। PSLV C47 की मदद से भेजा गया। रेयर डिजीज, एक होता है एक्सट्रीम रेयर डिजीज, है ना। यहां पर पहला स्टेटमेंट आप पॉज करके बताइए क्या होगा। अ डिजीज इज कॉल्ड रेयर डिजीज व्हेन इट इज इंसिडेंस इज द रेट ऑफ 1 in 10,000 पीपल। नो, ये नहीं होता। रेयर डिजीज होता है 100 लोगों में हो प्रति 1 लाख लोग, ठीक है, प्रति 1 लाख लोगों पर 1 lakh people, if there are 100 people having such disease like hemophilia, like Klinefelter syndrome, है ना, like cystic fibrosis, ये सभी रोगों के नाम हैं जो जेनेटिक डिजीज हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओनली जेनेटिक डिजीज कम अंडर द एम्बिट ऑफ रेयर डिजीज। तो ओनली जेनेटिक डिजीज, ये तो कंफर्म, हाँ बिल्कुल, ये ऐसा नहीं जेनेटिक ही हो, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने आपको जेनेटिक डिजीज के नाम दिए, और भी डिजीज होती हैं। तो एक होता है अल्ट्रा रेयर डिजीज। सो अल्ट्रा रेयर डिजीज क्या होता है भाई? अल्ट्रा रेयर डिजीज में प्रति 1 लाख यदि कोई रोग केवल 2 पेशेंट में पाया जाए, ऑन एन एवरेज पूरे विश्व का बता रहे हैं, तो वो अल्ट्रा रेयर डिजीज होगी। आई थिंक ये डेफिनेशन आपको समझ में आई, बहुत मदद करेंगी ये। और रेयर डिजीज में, है ना, बहुत सारे रोग आते हैं, मेंटल डिसऑर्डर भी होते हैं बहुत सारे जो जेनेटिक नहीं होते, इसीलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजल्स पर खसरा रोग, जिसमें जो ये हमारा जो विंड पाइप वगैरह है इसमें संक्रमण वगैरह हो जाता है, खसरा, है ना, मीजल्स। तो क्या मीजल्स वायरस के कारण होता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मीजल्स, मम्स, रूबेला, टाइफाइड, है ना, ट्यूबरकुलोसिस, इनका ये पूछा जाता है वायरस बॉर्न है, बैक्टीरियल बॉर्न है, या किसी कृमि वॉर्म के कारण जनरेट होता है। और दूसरा स्टेटमेंट है ओनली चिल्ड्रन एज लेस देन 5 कैन बी अफेक्टेड बाय मीजल्स। केवल 5 साल से छोटे ही बच्चे क्या इसमें अफेक्ट होते हैं, क्या बताइए। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मीजल्स जो रोग है, मीजल्स रोग ये होता है पैरामिक्सो वायरस से। आप एक और चीज देखते होंगे, एक होता है मम्प्स। मम्प्स रोग किससे रिलेटेड है? मम्प्स रोग जो है वो होता है मोरबी वायरस से। मम्प्स रोग होता है मोरबी वायरस से, और मीजल्स रोग जो होता है वो किससे होता है, राइट, पैरामिक्सो वायरस से।
तो यहां पर एक तो आपको ये याद रखना, वैसे मीजल्स, मम्स और रूबेला, आपने इस टीके का भी नाम सुना होगा, MMR टीका, मीजल्स मम्स रूबेला। तो ये मेनली क्या है, पैरामिक्सोविरिडे नाम की फैमिली से रिलेट करते हैं, पैरामिक्सोविरिडे। और ऐसा नहीं है कि केवल 5 साल से छोटे बच्चे को ही मीजल्स होता है, बड़ों को भी होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। आई थिंक आपको बिल्कुल वीडियो वगैरह बिल्कुल बराबर चल रहा है, यस। इज इट क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राइट। यहां पर पॉज कर लीजिए आप और बताइए, इंडिजीनियस डेवलप्ड एंटी टैंक मिसाइल गाइडेड, ये मिसाइल जो है इंडिया की, कौन से ऐसे हैं? और ये हमेशा प्रश्न जो है ना मेंस में, आपको मेंस में जो है इंडिजीनियस जो टेक्नोलॉजी है उस पर हमेशा यूपीएससी में प्रश्न आते हैं। तो अमोघा मिसाइल, नाग मिसाइल और हेलिना। हेलिना मिसाइल हेलीकॉप्टर लॉन्च व्हीकल है, नाग मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और अमोघा भी एंटी टैंक है ना। नाग का एक्चुअल रेंज कितना है? 4 किलोमीटर। अब इसको 4 से बढ़ाकर 7 किलोमीटर तक की रेंज पर लेकर जाया जाएगा। नाग मिसाइल, एंटी टैंक, अमोघा और हेलिना। तो ये तीनों ही क्या है? ऑल द 3 आर रिलेटेड टू एंटी टैंक मिसाइल। हेलिना को हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है ना, ठीक है, हेलिना। तो यहां पर ये तीनों पॉइंट्स एकदम बिल्कुल सही हैं। ये नाग का ही वर्जन है हेलिना, ठीक है। चलिए, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कैस 9। आपने एक अभी इसको है ना नोबेल प्राइज भी दिया गया था। आप बताइए हु वाज द लेडी जिसे इस बार का जो है बायोलॉजी का नोबेल पुरस्कार दिया गया, बताइए। और वो क्रिस्पर कैस 9 नाम का जो एंजाइम है, एक्चुअल में शी वॉज अ लेडी, 2012 में इस पर रिसर्च कर रही थी, क्रिस्पर कैस 9। और ये रिसर्च किसी और पर कर रही थी, लेकिन क्या हुआ कि इनको ये पता चला कि कुछ इस प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए वगैरह हैं, जो एक गुण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रॉपर्टीज लेके जाते हैं, उनके लिए ये मॉलिक्यूलर सिजर के रूप में काम कर सकते हैं। मतलब समझ गए क्या? मान लीजिए ये कोई डीएनए है ना, ये कोई डीएनए है, और ये वाला पर्टिकुलर जो भाग है ना, ये वाला, दिस पार्ट ऑफ डीएनए, ये डिफेक्टिव डीएनए है। तो इसको इसकी मदद से, इस एंजाइम की मदद से कट करके और हेल्दी डीएनए लगा दिया जाता है। तो आनुवंशिक जो रोग होंगे उनको जन्म से पहले ही, है ना, टेस्ट ट्यूब के अंदर ही रोका जा सकता है। और यही क्या है? Cas9 एंजाइम। तो Cas9 एक एंजाइम है, और ये वायरस से नहीं, बैक्टीरिया से बनते हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ना, एंटीबायोटिक्स खाते हैं हम लोग, है ना, सभी को पता होगा एंटीबायोटिक्स, ये किससे बनते हैं? आइदर बैक्टीरिया और फंगस, राइट, फंगस से या बैक्टीरिया से बनते हैं एंटीबायोटिक्स। इज इट क्लियर? ठीक है, यहां तक सारी बात क्लियर है। तो Cas9 एक आणविक कैची है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस बार का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और क्रिस्पर की फुल फॉर्म क्या है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड पैलिंड्रोमिक रिपीट। पैलिंड्रोम क्या होता है भाई? पैलिंड्रोमिक रिपीट का मतलब डीएनए में ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए मैं ऐसा लिख रहा हूं NITIN, तो आप पीछे से देखेंगे तो भी वही होगा NITIN, ऐसे देखेंगे तो भी NITIN। इज इट क्लियर? जैसे 531, तो ये पैलिंड्रोम है। तो इसी तरह से डीएनए भी होता है, शुरुआत और अंत में एक जैसा होता है। तो क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड पैलिंड्रोमिक रिपीट, और यही डीएनए है। Cas9 एक एंजाइम है जो बैक्टीरिया से होता है, क्रिस्पर Cas9, और इसकी मदद से हम जितने भी जेनेटिक डिजीज हैं उन सभी को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अगला प्रश्न आपको मैच करना है, क्या डीडीटी एक पेस्टिसाइड्स है? इसको तो बैन कर दिया गया है, यस और नो। पीसीबी, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, क्या ये एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है? और
डाइऑक्सिन, क्या यह एक प्लास्टिक है? तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई डीडीटी की फुल फॉर्म क्या है ना? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथीन, यस और नो? डीडीटी की फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथीन, ठीक है? तो यहां पर ये डीडीटी बिल्कुल कीटनाशक है, पेस्टिसाइड्स। और आज ही हमने अपने करंट अफेयर के क्लास में, याद आ रहा होगा, फॉरेट वगैरह पढ़े थे, वो भी पेस्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड का उदाहरण मैंने ग्लाइफोसेट बताया था, फॉरेट वगैरह, है ना? पॉलीक्लोराइड क्लोरीनेटेड बाइफिनाइल जो है ये प्लास्टिक वगैरह को बनाने में मदद करता है और ये टॉक्सिक है। और डाइऑक्सिन्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल इंसॉल्वेंट्स को बनाने में मदद करते हैं। तो ये रिवर्स है, ये यहां और ये यहां। डीडीटी को बैन कर दिया गया। इज इट क्लियर? ठीक है। तो पीसीबी जो है, पीसीबी, देखिए पीसीबी एक और चीज होती है जो कंप्यूटर में यूज होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आपने पीसीबीज देखे हैं, एक बार सर्च मारना पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो जो इलेक्ट्रॉनिक चिप है वो ऐसे ही बनी होती है। तो ये क्या होते हैं? पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल। ये हाइड्रोलिक फ्लूइड, हीट ट्रांसफर फ्लूइड, लुब्रिकेंट या प्लास्टिसाइजर्स वगैरह के बनाने में। और डाइऑक्सिन क्या होते हैं? ये एक प्रकार के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो ब्लीचिंग पेपर को, ब्लीचिंग का मतलब जो विरंजक, रंग को उड़ाने वाला जो कागज वगैरह है, पेस्टिसाइड की मैन्युफैक्चरिंग में डाइऑक्सिन का प्रयोग होता है, पेस्टिसाइड। और कंबशन, दहन, किसी को बर्न करने में जो है डाइऑक्सिन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, पॉज कर लीजिए। तो द हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन इज सीक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड? वैसे है ना, बताइए। तो एरिथ्रोपोइटिन ये जो है किडनी से निकलती है। अब आप बोलेंगे सर किडनी तो कोई ग्लैंड नहीं है। आपको याद आ रहा होगा, किडनी को जब हम लोग ऐसे बनाएंगे इस तरह से, राइट, ये और वैसे ही सेकंड दूसरी किडनी भी होती है, इसके ऊपर होती है एक, हिंदी में बोला जाता है अधिवक्र ग्रंथि या एड्रेनल ग्लैंड, जो कि इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। जब भी कुत्ता, डॉग पीछे पड़ जाए और आप कुत्ते से भी तेज भाग रहे हैं, लोगों को इतनी ताकत आ जाती है कि जब पूरे बिल्डिंग में आग लग जाती है तो 3-3, 4-4 मंजिला से कूद जाते हैं। तो किडनी जो है ना, कभी कभार क्या होता है, ब्लड प्रॉपरली नहीं बन पाता, तो ब्लड सेल्स को री एनर्जाइज करने के लिए बोन मैरो, जहां पर ब्लड बनता है, आपको पता है ना, हड्डियों में बोन मैरो में बनता है रक्त, तो किडनी के ये जो एरिथ्रोपोइटिन है वो उसको बनाने में मदद करता है। ठीक है। वैसे ग्लैंड्स आर हाउ मच टाइप? ग्लैंड कितने प्रकार की होती हैं भाई? ग्लैंड्स आर 2 टाइप्स, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड्स 2 प्रकार की होती हैं, बहिर्स्त्रावी और अंतःस्त्रावी। बहिर्स्त्रावी तो कई है, अनगिनत है, इनफाइनाइट है। एंडोक्राइन ग्लैंड 9 होती हैं, जिसमें आपको पता होगा पिट्यूटरी है ना, इसके अलावा हाइपोथैलेमस ग्लैंड, राइट, ये भी ब्रेन में है, हाइपोथैलेमस। पीनियल ग्लैंड ब्रेन में है। थायराइड, हाइपोथायराइड गले में है। थाइमस चेस्ट में है। पैनक्रियाज है। एड्रिनल है, मेल फीमेल में अलग अलग है ना। टेस्टिस एंड ओवेरी। इज इट क्लियर? ये सब पढ़ा होगा ना आपने, ठीक है, ये बेसिक एनसीईआरटीज में है। तो किडनी, ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन मैंने आपको बता दिया, बोन मैरो, क्रूशियल ब्लड सेल को बनाने में। एक प्रश्न हमेशा याद रखना, विच ऑर्गन इज रेगुलेटर ऑफ ब्लड प्रेशर? कौन सा ऑर्गन ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है? आप बोलेंगे सर हार्ट होगा, नहीं, हार्ट केवल पंपिंग करता है, प्रेशर बनाता है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम होता है किडनी का, याद रखना, किडनी का काम होता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, वो तो पंपिंग कर रहा है। ठीक है। एक बहुत अच्छा प्रश्न 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 3 व्यक्तियों को, तो उनमें से 2 व्यक्तियों ने मिलकर बताया था 51 पेगासी। तो ये क्या है? और डार्क मैटर के ऊपर क्वेश्चन है, पॉज करके देखिए यदि आपने कभी पढ़े हो तो।
तो बिल्कुल ये पहली बार एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए जिस प्रकार सन है, सन के चारों ओर ये पूरा का पूरा प्लैनेट सिस्टम घूम रहा है, सोलर सिस्टम, वैसे ही ब्रह्मांड में और भी सन है, हमारी गैलेक्सी में भी इस प्रकार के सन है और हम उनको खोजते रहते हैं। तो इसी प्रकार के जो 51 पेगासी वाज फर्स्ट एक्सोप्लैनेट डिस्कवर्ड बाय ऑर्बिटिंग सन लाइक स्टार, जैसे हमारा सन है। इज इट क्लियर? वहां पर जुपिटर जैसे ग्रह पाए गए और है ना, उन्हें क्या कहा जाता है, एक्सोप्लैनेट, राइट? एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपको बताने जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। हु नो, आप में से कौन जानता है गोल्डी लॉक जोन क्या होता है? व्हाट इज गोल्डी लॉक जोन? ये गोल्डी लॉक जोन क्या होता है? गोल्डी लॉक जोन वह है सूर्य से उतनी ही दूरी जितनी पृथ्वी की दूरी है। इससे क्या होगा, ये डिस्टेंस लगभग इतनी होती है कि ऐसी जगह पर जो टेम्परेचर है वो अर्थ लाइक प्लैनेट जैसा होगा। टेम्परेचर ऐसा कि वहां पर सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जीव जंतु पाए जाने की संभावना हो। तो ये जो डिस्टेंस है जहां पर जीवन के पाए जाने की संभावना हो, जहां पर वाटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बोल रहा हूं मैं आपसे ये सब, जहां पर वाटर, पानी लिक्विड में हो, ना तो बर्फ में ना गैस में, लिक्विड में हो, जैसे पृथ्वी पर है 71%, तो ये गोल्डी लॉक जोन्स कहलाते हैं। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सही है बिल्कुल। डार्क मैटर अफेक्ट्स द शेप ऑफ गैलेक्सी एंड गैलेक्सी स्ट्रक्चर। बिल्कुल, डार्क मैटर जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, मैक्सिमम पार्ट जो है डार्क मैटर ही है ना, बाकी ग्रेविटेशनल एनर्जी वगैरह भी है। तो ये बिल्कुल हमारी गैलेक्सी और उसके स्ट्रक्चर, आकार को प्रभावित करते हैं। यस, बिल्कुल सही है। बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। आई थिंक आपको ये बहुत सारी चीजें टेक्निकली बहुत सुनने में भी मजा आ रहा होगा, और जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इन लेक्चर्स के बाद पढ़ेंगे तो आपको एक इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा। वैसे ही मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर जो है पॉलिटी पर लाऊंगा, फिर करंट अफेयर पर भी क्वेश्चंस लाऊंगा। इससे क्या होता है, जो आपने पढ़ा है उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। यस और नो? आपके बहुत अच्छे सजेशंस आ रहे हैं और उन सभी सजेशन का वेलकम है। मैं सभी के आंसर्स वाया मेल टाइप करके नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे लार्ज लेवल पर कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, और ये इतने सारे अलग अलग जगह से जो कंटेंट्स मिल रहे हैं आपको, ये आप ही के लिए कर रहा हूं। सो डोंट थिंक अदरवाइज। आप दूसरी चीज मत सोचिए, आप ये सोचिए कि आपका कितना फायदा हो रहा है, जस्ट इस पे फोकस कीजिए। तो यहां पर 2019 का नोबेल पुरस्कार माइकल मेयर एंड डिडियर क्विलोज, इन्होंने एक्सोप्लैनेट ऑर्बिट कर रहे थे सोलर टाइप सैटेलाइट पर, इन्होंने पहली बार बताया, ठीक है। और ये तो बहुत पहले बता दिया था, इनको 2019 में, आपको पता होना चाहिए 1959 में किसी ने कुछ खोजा है, उनको अब जाके नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नोबेल पुरस्कार 1 या 2 साल पहले जो खोज हुई है उस पर। अभी मैंने जैसे आपको बताया बायोलॉजी का नोबेल पुरस्कार के लिए 2012 में उन्होंने क्रिस्पर कैस क्या जो है टेक्नोलॉजी खोजी थी, जिसमें हम डीएनए के अंदर एडिटिंग करके क्वालिटी जो है ना, डिफेक्टिव जीन को हटा सकते हैं, खराब जीन को हटा सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, तो 400 एक्सोप्लैनेट हैं हमारे अकेले मिल्की वे में ही, ठीक है। पेगासी 51 पेगासी बी एक गैसियस बॉल जैसा, जैसे जुपिटर में लैंड धरातल नहीं है, हमारे 4 ही प्लैनेट हैं जो शुरुआत के हैं, राइट। वन इज मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ और फिर मार्स, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये 4 ग्रह ही ऐसे हैं जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, टेरेस्ट्रियल। और बाकी जो है ना 4 बाद वाले, जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, ये गैसियस प्लैनेट है, ठीक है। चलिए, बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। CMB, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन इज एन एविडेंस ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, इसके बारे में पहली बार हबल ने बताया था, और हबल टेलीस्कोप कब भेजा था? 1990 में, और 2021 तक भी ये काम करा। अब दिक्कत आ रही है, तो हबल टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड का एक ऐसा चित्र बताया है, हमें ब्रह्मांड के बारे में कई सारी जानकारी नहीं थी, हबल टेलीस्कोप ने बताया।
अब हबल टेलीस्कोप का रिटायरमेंट का समय आ गया है। अब कौन सी टेलीस्कोप जाएगी? जेम्स वेब टेलीस्कोप स्पेस में लगेगी, ये स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये है, यस हबल ने बताया था। और एविडेंस ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यस बिल्कुल करेक्ट है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, ये CMBR। और जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी, है ना, बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमेंटर याद आ रहा होगा, जहां से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है ना, महाविस्फोट का सिद्धांत, है ना, तो वहां से लगभग 3 लाख साल के बाद का एक्चुअल पिक्चर माइक्रोवेव की मदद से देखा जा सकता है आज की तारीख में। तो ये जो है ना ब्रह्मांड की उत्पत्ति को भी प्रूफ करने में मदद करता है कि हाँ, बिग बैंग थ्योरी ही सबसे ओरिजिनल कॉन्सेप्ट माना जा रहा है, ये थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है अभी तक। दूसरा जो कॉब है, राइट, कॉब इज, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एक है ना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट, कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरेशन, है ना। इससे क्या होता है, देखिए ये वो स्पेस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक डेडिकेटेड सैटेलाइट है जो स्पेस में लगाया गया, कॉब। इससे पहले इसने ये बोल रहा है कि द कॉब ऑफ यूरोपियन स्पेस कंफर्म CMBR, है ना। तो यहां पर शायद एक स्टेटमेंट होगा, कॉब सैटेलाइट इज द फर्स्ट, यहां पर ये सही होना चाहिए, कॉब सैटेलाइट इज द फर्स्ट यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कॉब सैटेलाइट जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की है, वो फर्स्ट सैटेलाइट थी जिसने CMBR को पुष्टि की नहीं। इससे पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी की प्लैंक सैटेलाइट थी, उसने प्रूव किया था, यहां पे फर्स्ट रह गया है, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत मिलेगा आपको, और ये बिल्कुल सही है। देख लेते हैं एक बार, यस ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो मोस्ट एडवांस ऑब्जर्वेटरी एवर मेजर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज प्लैंक सैटेलाइट। उसके बाद में कॉब को भेजा गया, कॉब और ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा है, और ब्रह्मांड का जो पॉइंट है वहां से लगातार एक्सपेंड होता जा रहा है, ब्रह्मांड आज भी फैलता जा रहा है, ये बात हबल ने बताई थी। तो कुछ इस प्रकार का कॉस्मिक, ये जो कॉब जो है इसका यही है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, कॉब की फुल फॉर्म ये है, ठीक है। चलिए, और कुछ इस प्रकार की जो एनर्जीज जहां है ना, वहां पर आकाश गंगाएं वगैरह हैं, जहां से सन वगैरह हैं उस जगह के, ठीक है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, लास्ट बट सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर पूछा गया है कि नोबेल प्राइज जो दिए जाते हैं वो अलग अलग संस्था के द्वारा दिए जाते हैं, है ना। देश कौन से हैं? एक तो नॉर्वे और एक है स्वीडन। तो आपको मैच करना है कि इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड हैं कि जो इंस्टीट्यूट देते हैं और नोबेल पुरस्कार। तो पॉज करिए, बताइए क्या होगा आंसर। लेट मी गिव यू द आंसर। ये सभी पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं और आपको एज इट इज याद भी रखने हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स तो सबसे बाद में ऐड हुआ था 1969 में, याद आ रहा होगा आपको। कैरोलिंस्का जो इंस्टीट्यूट है वो मेडिसिन का पुरस्कार देता है, स्वीडिश एकेडमी लिटरेचर का पुरस्कार देता है, और ये सभी तीनों जो है ना, ये तीनों एजेंसीज, कैरोलिंस्का, स्वीडिश एकेडमी, रॉयल स्वीडिश, ये तीनों स्वीडन में है, राइट। और जो पीस प्राइज है, राइट, वो नॉर्वेजियन कमेटी के द्वारा दिया जाता है, शांति पुरस्कार। तो ये नॉर्वे की है। बाकी चार जो हैं, बाकी जो 5 हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स याद रखना, रॉयल स्वीडिश एकेडमी, कैरोलिंस्का देता है मेडिसिन का, स्वीडिश एकेडमी देता है लिटरेचर का, ठीक है। तो सभी पॉइंट्स बिल्कुल सही है। आई थिंक आपको आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा। इसी तरह के शानदार लेक्चर्स आपकी सीरीज आती रहेगी अलग अलग सब्जेक्ट पे, है ना। इनके भी रिव्यूज देना कैसा लगा आपको, और लगातार इंटरेक्ट करते रहिए, ताकि क्या हो, मेरा भी इंटरेस्ट आपको पढ़ाने में, मेरी भी एनर्जी उतनी ही ज्यादा लगती रहे। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल एवरीवन, राइट, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। जय हिंद दोस्तों।